हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को ब्लड के बारे में बताएंगे। तो ब्लड में सबसे पहली बात है कि ब्लड का अध्ययन हम हेमाटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जीव विज्ञान की ब्रांच हेमाटोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम ब्लड का अध्ययन करते हैं। और ब्लड की उत्पत्ति मीजोडर्मल होती है, यानी मीजोडर्मल इनवर्जन होता है। जैसा कि आप पहले भी हम बात कर चुके हैं कि तीन स्तर है, तीन लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। इससे पहले हम बता चुके थे डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में कि पहले होता है फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और एग का, फिर वो जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद मॉर्यूला स्टेज बनती है, मॉर्यूला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद हमने बताया था गैस्ट्रुला स्टेज बनती है। इसके बाद बताया था गैस्ट्रुला के बाद 3 जर्मिनल लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म तथा एंडोडर्म। तीनों जर्मिनल लेयर से अलग अलग अंगों का विकास होता है। तो यहाँ पर ब्लड जो बनता है वो मीजोडर्म के द्वारा बनता है, यानी ब्लड इज मीजोडर्मल इनवर्जन। और तीसरा मुख्य पॉइंट है कि इसका जो टेस्ट होता है साल्टी होता है, नमकीन टेस्ट होता है, साल्टी होता है। कभी कट जाता है, ब्लड मुंह में आ गया तो आपको नमकीन सा लगेगा, तो ब्लड का टेस्ट साल्टी होता है। और ब्लड वाटर से हैवी होता है, ब्लड इज हैवियर देन वाटर। इसका वॉल्यूम जो होता है हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर के बीच इसका वॉल्यूम होता है, यानी हमारे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर तक ब्लड पाया जाता है। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है। स्लाइटली एल्कलाइन का मतलब 7.3 से 7.4 के बीच इसका पीएच होता है। और 7 तो होता है न्यूट्रल या उदासीन, और 1 to 7 होता है एसिडिक, और इसके बाद 7 से 14 के बीच एल्कलाइन मीडिया होता है। तो पीएच यहाँ पर 7.3 to 7.4 है। इसका मतलब दिस इज स्लाइटली एल्कलाइन। तो ब्लड इज हल्का सा एल्कलाइन होता है। और विस्कोसिटी 2.5 टाइम थिकर देन वाटर। अब विस्कोसिटी को हम श्यानता कहते हैं। विस्कोसिटी का मतलब होता है कि आप देख रहे हो कि दूध का ड्रॉप कहीं गिरता है तो गाढ़ा होता, ज्यादा फैलता नहीं है। तो यहाँ पर भी ब्लड में क्या होता है कि ब्लड में बाहरी फोर्स का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ब्लड भी ज्यादा फैलता नहीं है। एक तरीके से हम कह सकते हो कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन टाइप का होता है, थोड़ा सा गाढ़ा, ये पूरी तौर से फैलता नहीं है। तो इसी हम कहते हैं विस्कोसिटी, यानी विस्कोसिटी 2.5 होता है, यानी एक्सटर्नल जो इसका बल लगता है, बाह्य बल, उसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, ज्यादा ये फैलता नहीं है। एक तरीके से ये कह सकते हो कि कोलाइडल होता है। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी इसका जो घनत्व होता है, विशिष्ट घनत्व होता है 1.03 से 1.05 होता है। यानी इसके बाद क्या है, 100 सीसी ब्लड में ये करीब 20 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी होती है, यानी 100 मिलीलीटर ब्लड में जो है करीब 20 ml ऑक्सीजन कैरी होती है, ले जाते हैं। अब क्या होता है कि ब्लड का फंक्शन जो होता है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, साथ साथ ये भोज्य पदार्थों को भी पहुंचाता है। यानी ऑक्सीजन, ब्लड ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम होल ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अदर पार्ट ऑफ बॉडी, यानी सभी सेल में ये पहुंचाता है। यानी इसके बाद क्या है कि ब्लड में क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग से लेकर पूरे शरीर में, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के कहां तक आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ये लंग्स तक आता है ऑक्सीजनेशन के लिए, यानी कि ऑक्सीजन उसको मिल जाए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए ये ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को लंग तक लेकर आता है। अब बात आई कि ब्लड में एक तरीके से ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी तरल संयोजी ऊतक होता है। जैसा कि तरल इसलिए होता है कि ये पूरे शरीर में ये फैलता है, यानी पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, इसलिए इसे एक तरीके से तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये 2 पार्ट इसके होते हैं, प्लाज्मा, ब्लड को हम प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पसेल्स, जिसे ब्लड सेल्स भी कहते हैं, में डिवाइड किया जा सकता है। तो प्लाज्मा और ब्लड कार्पसेल्स में इसे डिवाइड किया जाता है, और
फिर क्या होता है, प्लाज्मा एक तरीके से चिपचिपा एक पदार्थ होता है और ये ब्लड कार्पसेल्स में रेड ब्लड कार्पसेल्स यानी जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, आरबीसीज कहते हैं, आरबीसीज पाई जाती हैं ब्लड कार्पसेल्स में। फिर आ जाइए डब्ल्यूबीसीज यानी व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स जिसे ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, और तीसरे होते हैं ब्लड प्लेटलेट्स और चौथा है स्पैंडी सेल्स। ब्लड प्लेटलेट्स आप इस समय देख रहे हो डेंगू चल रहा है, तो डेंगू में जनरली क्या होता है कि ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं ये कम हो जाती हैं, इनकी मिनिमम संख्या 1,50,000 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इससे कम हो रही इसका मतलब डेंगू पॉजिटिव शो होता है। तो डेंगू में इसी प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर ब्लड कार्पस में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और स्पैंडिंग सेल पाए जाते हैं। अब बात आई कि डब्ल्यूबीसी के दो पार्ट होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट को हम कहेंगे कणिकामय और एग्रेन्युलोसाइट को कहेंगे कणिका विहीन, यानी कि ग्रेन्युलोसाइट के जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जबकि एग्रेन्युलोसाइट जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स या कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अब ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसीज 3 प्रकार की होती हैं, इस्नोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। इस्नोफिल 2.5% पाई जाती हैं, बेसोफिल 0.2%, न्यूट्रोफिल अबाउट 65%, लिम्फोसाइट 26% एंड मोनोसाइट 6% पाई जाती हैं। अब बात आई कि इस्नोफिल जनरली आप देखते होंगे कि लोगों में इस्नोफिलिया हो जाता है, यानी इस्नोफिल की संख्या जब परसेंटेज बढ़ जाती है तो आपको थकान लगती है, खांसी आती है, वीकनेस फील होती है। तो इस्नोफिलिया जब होती है तो उसमें क्या होता है, इस्नोफिल की परसेंटेज बढ़ जाती है। अब बात आई प्लाज्मा की बात। हमने यहाँ प्लाज्मा कहा था, तो प्लाज्मा एक एल्कलाइन होता है यानी क्षारीय होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। वाटर इसमें लगभग 91 to 92% तक वाटर पाया जाता है। इसके बाद यानी सॉलिड जो होता है 8 to 9% पाया जाता है। आरबीसी क्या होती है, ये आरबीसी की बात करेंगे, रेड ब्लड सेल्स की बात करेंगे, तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी ह्यूमन बीइंग यानी मेमल्स की बात करें तो एक मेमल्स में ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, और मेमल्स को छोड़ दीजिए तो सभी वर्टिब्रेट्स में ये न्यूक्लिएटेड होती हैं। तो इन द ऑल वर्टिब्रेट्स आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड एक्सेप्ट द मैमल्स। मैमल्स को छोड़ दीजिए तो ये आरबीसी जो होती हैं ये सभी में वर्टिब्रेट्स में न्यूक्लिएटेड होती है, लेकिन मेमल्स में नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। इनका जीवन काल मनुष्य में इनका जीवन काल आरबीसी का 120 डेज का होता है, तो लगभग 4 माह का होता है। 4 माह के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। डिस्ट्रॉय होने के बाद ये ग्रेवयार्ड यानी स्प्लीन को हम कहते हैं कब्रिस्तान, एक प्लीहा, इसे हिंदी में कहते हैं प्लीहा। प्लीहा हमारे शरीर का एक अंग है, इसे अंग्रेजी में स्प्लीन कहते हैं। तो स्प्लीन में क्या होता है कि ये जब डेड होती हैं तो स्प्लीन में चली जाती हैं, इसलिए स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि वहीं ये जाके दफन हो जाती हैं, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। अब आरबीसी बाइकॉनकेव होती, जैसा कि फिगर हमने बनाया है, ये बाइकॉनकेव होती है आरबीसी। मैन में आरबीसी जब काउंट करेंगे तो मैन में यानी मेल में क्या होता है, मैन में आरबीसी काउंट 5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड पाया जाता है, यानी 5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड पाया जाएगा। लेकिन वोमेन में इससे थोड़ा सा कम होता है, 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड पाया जाता है। यानी कुल मिलाकर के मेल में आरबीसी फीमेल की तुलना में अधिक पाई जाती है। अब बात हुआ कि आरबीसीज कहाँ फॉर्म होती है, तो आरबीसीज जो बनती हैं वो बोन मैरो में बनती हैं। बोन मैरो की जब हम बात करेंगे तो बोन मैरो का जो आयतन होता है, बच्चों में बोन मैरो करीब 70 ml पाया जाता है, जबकि जब बच्चा पैदा होता है, डिलीवर होता है, यानी उस समय बच्चे में बोन मैरो करीब 70 ml पाया जाता है। लेकिन
चाइल्ड में बोन मैरो करीब 2000 ml पाया जाता है, एडल्ट में बोन मैरो 4000 ml पाया जाता है। यानी ये इसका वॉल्यूम होता है बोन मैरो का। तो बच्चे में जो पैदा होता है उसमें बोन मैरो कम पाया जाता है, और इसके बाद चाइल्ड जो बड़ा होता है तो उसमें बोन मैरो की परसेंटेज 2000 होगी और ml, और एडल्ट में ये 4000 ml होती है। अब बात आई हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आरबीसी। हीमोग्लोबिन भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है आरबीसी का। तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, ये क्या होता है, वेस्कुलरी एंड रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। ये क्या करता है कि ये पूरे रुधिर में मिलकर के, हीमोग्लोबिन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम क्या होता है, ये आयरन होता है, और ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होती है। तो हीमोग्लोबिन यानी दो पार्ट से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन होती है। तो हीमोग्लोबिन ब्लड से मिलकर के ये ऑक्सीजन को पूरे शरीर के ऊतकों या सेल्स में सप्लाई पहुंचाती है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जाकर के ये कहाँ पहुंचाती है, लंग्स में पहुंचाती है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो हीमोग्लोबिन रुधिर से जब मिलता है तो ब्लड क्या होता है, चमकीला होता है, और ब्लड चमकीला होता है। तो जब ब्लड चमकीला जो होता है हीमोग्लोबिन के मिलने के बाद, तो हीमोग्लोबिन आर्टरीज के द्वारा हमारे शरीर में धमनियां होती हैं, धमनियों के द्वारा ऑक्सीजन को सप्लाई करता है पूरे सेल्स में, पूरे शरीर में। और वेन्स क्या होती हैं, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो वेन्स क्या करती हैं, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, अनऑक्सीकृत ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पाई जाती है, ये पूरे शरीर से कलेक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाती हैं। तो आर्टरीज काफी डीप होती हैं, गहराई में पाई जाती हैं, और इनमें इलास्टिसिटी होती है। और जो वेन्स होती हैं ये सुपरफिशियल पाई जाती हैं। तो आपके हाथ वगैरह में आप जब देखिए नीले कलर की, आपको हरे रंग की लगभग कुछ, या नीले रंग की कुछ जो आपको नसें दिखाई देंगी, यानी वेन्स दिखाई देंगी, वो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और जब आर्टरीज होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हीमोग्लोबिन मिल जाता है और ब्लड को चमकीला लाल बनाता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो वेन्स में चलता है वो मटमैला लाल होता है। तो आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे ऊतकों में फैलाया जाता है या सेल्स में फैलाया जाता है। लेकिन एक आर्टरीज को छोड़ दीजिए, वो पल्मोनरी आर्टरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी ट्रांसपोर्ट करता है एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऐसे वेन्स में जब बात करेंगे, ऑल वेन कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, यानी कि वेन्स में, पूरे वेन्स में जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के ये लंग्स पहुंचाती है। लेकिन एक वेन्स को छोड़ दीजिए, वो है पल्मोनरी वेन्स, जिसमें ऑक्सीकृत ब्लड पाया जाता है। तो ये हो गया हीमोग्लोबिन में क्या है कि ये वेस्कुलरी एंड रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, यानी ऑक्सीजन को सप्लाई करता है ऊतकों तक, तथा वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ये लंग्स लाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। फिर अब आ गया हीमोग्लोबिन की जो लेवल होती है, यानी कि यदि हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल से कम है तो उस व्यक्ति में हम कहेंगे रेड ब्लड सेल की काउंटिंग कम हो जाती है, और उससे हम एनीमिक कहेंगे, यानी उसमें एनीमिया हो गई। तो शरीर में पीलापन दिखाई देता है। तो एनीमिया कब होती है, व्हेन द हीमोग्लोबिन लेवल लोअर देन द नॉर्मल, इट मींस यू हैव ए लोअर रेड ब्लड सेल काउंट, दिस इज नोन एज एनीमिया। तो एनीमिया में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन की परसेंटेज कम हो जाती है नॉर्मल लेवल से। अब बात आई कि नॉर्मल लेवल की परसेंटेज हीमोग्लोबिन की क्या होती है, तो मेन में जो होती है 13.2 से लेकर 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर इसका यूनिट है। तो जनरली यूनिट कोई नहीं बताता है, बस बताता है 13.2 से 16.6 तक पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर टेक्निकली ये बात करेंगे कि मैन में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है महिलाओं की तुलना में ज्यादा पाया जाता है, यानी
2 से 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है। महिलाओं में 11.6 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है। अब बात आई कि WBC में थोड़ा फोकस करें। WBC में हमने यहाँ पर बात की है कि 5 एग्रेनोसाइट्स होते हैं, इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसिल एंड मोनोसाइट। इनकी परसेंटेज हमने आपको बता दी है। लेकिन WBC ये RBC से बड़े होते हैं। WBC इज लार्जर देन द RBC, कलरलेस होते हैं और इनकी जो परसेंटेज होती है वहां पर हमने बताया था कि 5 to 6 मिलियन मेल में आरबीसी पाए जाते हैं और 4 to 5 मिलियन फीमेल में यानी महिलाओं में आरबीसी पाई जाती हैं। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर 8000 से 8000 to 9000 यानी 8000 से 9000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड ये रेशियो होता है आरबीसी में, यानी WBC में 8000 से 9000 पर क्यूबिक मिलीमीटर पाए जाते हैं। और रेशियो जो आरबीसी WBC का होगा 600:1 का होता है, 600:1 का, यानी कि 600 आरबीसी होंगी तो 1 WBC होगी। तो ये काउंटिंग है। अमीबॉइड मूवमेंट होता है, जैसा कि मालूम अमीबा में मूवमेंट जो होता है स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है, कूटपाथ के द्वारा होता है। वहां पर कोई मूवमेंट के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते हैं, वहां स्यूडोपोडिया के द्वारा कूटपाथ के द्वारा लोकोमोशन होता है। तो यहां पर भी मूवमेंट अमीबॉइड होता है। अब क्या होता है इसमें, यदि इसमें नंबर 6000 से कम पर क्यूबिक मीटर पाया जाएगा WBC, 6000 से कम पर क्यूबिक मीटर पाया जाएगा तो इसे डिजीज होगी ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया डिजीज कब होगी? जब WBC की परसेंटेज 6000 पर क्यूबिक मिलीमीटर से कम हो जाती है तो ल्यूकोपेनिया डिजीज होती है। लेकिन यदि इसकी परसेंटेज बढ़ जाती है, यानी कि जब WBC की परसेंटेज बढ़ जाती है नॉर्मल रेंज से काफी आगे बढ़ जाती है तो उसे हम कहेंगे ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया मतलब कि ये कैंसर उत्पन्न कर सकता है। तो यदि इसकी परसेंटेज यानी एक अमाउंट से काफी बढ़ जाती है, नॉर्मल रेंज से काफी बढ़ जाती है तो डिजीज होती है ल्यूकीमिया, जिसे हम कैंसर कहते हैं। और कौन सा कैंसर कहेंगे? ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। तो ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया कहते हैं, यानी WBC की परसेंटेज जब बहुत बढ़ जाती है। यानी WBC सभी में न्यूक्लियस पाया जाता है। All WBCs have nucleus, but in the male यानी RBC have no nucleus in the mammals. In the mammals, nucleus are absent in RBC, but in the case of WBC, all WBC have nucleus. तो दोनों में अंतर ये हो गया। अब बात आई WBC एक तरीके से आप डिफेंसिव ऑर्गन तरीके से काम करते, डिफेंस करते हैं। हमारे शरीर में जो हानिकारक जीवाणु बैक्टीरिया अटैक करते हैं उनको ये फैगोसाइटिक नेचर के द्वारा उनको खा लेते हैं। तो कुल मिलाकर के एक तरीके से WBC हमारे शरीर की बाह्य जीवाणु या विषाणुओं से रक्षा भी करते हैं। तो आज के लिए बस हम इतना ब्लड के बारे में हमने बताया और आगे हम आपको इसके वीडियो बनाते रहेंगे। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि हमें आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और आप लोग इस पर जो भी दिक्कतें हों उसे हमें कमेंट के द्वारा क्वेश्चन पूछें और हम आगे आपको नए नए वीडियो देते रहेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।